बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली का अहम इजलास, ऑपोजिशन का शहबाज शरीफ को वक्त पर असम्बली में ना लाने पर हंगामा और वॉकआउट भी। शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी के साथ हंसते मुस्कुराते ईवान में एंट्री। नामुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया, मगर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी गायब नजर आए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी ऐवान में आना पसंद न किया। मेंबरान असम्बली भी हाजिरी लगाकर चलते बने। शहबाज शरीफ आज असम्बली में खामोश क्यों थे? आज की असम्बली का आंखों देखा हाल जानेंगे आमिर मतीन की जुबानी। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि हम तो एनआरओ नहीं ले रहे, जिसने एनआरओ मांगा है जुर्रत करें उसका नाम बता दें। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तफसील से बात करने के बाद जब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की अहम समाअत। वज़ीर आज़म के जुबानी अहकामात पर यह तबादला किया गया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट का सुप्रीम कोर्ट में एतराफ। क्या आप ये नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं? चीफ जस्टिस ने आईजी का तबादला मंसूख करते हुए कल सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और अटॉर्नी जनरल को फिर से तलब कर लिया। दूसरी जानिब पंजाब में होने वाले आला पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के हवाले से भी मुकम्मल डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे FIA की फुर्तियां। जी हां, दुबई लीक्स के इंकिशाफ के बाद 3 साल तक मुसलसल सोई रहने वाली FIA ने दुबई में जायदाद जाहिर करने वालों के नाम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिए। किसने अपनी जायदाद को जाहिर किया था और FIA ने उनका नाम अब सुप्रीम कोर्ट में किस वजह से पेश कर दिया, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म कंप्लेंट सेल बनते ही एक ऑफिसर ने अपने ही इदारे के सरबराह के खिलाफ पहली शिकायत भेज दी। वो इदारा कौन सा है और उस ऑफिसर की क्या शिकायत थी, इसकी तफसील भी आपको बताएंगे। इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल पिम्स अस्पताल की भी बात करेंगे, जहां पर डॉक्टर्स की 589 असामियां खाली होने का बड़ा इंकिशाफ हुआ है। आखिर ये असामियां क्यों ना पुर की जा सकी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब, कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। आज वहां पर क्या होता रहा? ऑपोजिशन ने एहतजाज कर दिया, वॉकआउट कर दिया, फिर से अंदर आ गए, क्या बनता रहा वहाँ पे? मेरा ख्याल उनकी नून लीग की अच्छी टेक्निक थी कि वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को अलाइव रखना चाहते हैं। वो आ जाएं तो तब खबर, ना आए तो तब खबर। तो आज क्योंकि उनको जहाज़ में पिछली दफ़ा लाया गया था और नैब का ये कहना था कि जी वो फ़्लाइट टाइमिंग इस तरह की होगी कि फ़्लाइट मिस होगी, तो उनको बाय रोड लाया गया, तो उस पर उन्होंने बाइकआउट कर लिया। तो वो तो जो है तकरीर उन्होंने जो आज करनी थी वो तो ना हो सकी, मगर बार वो ख़बरों का हिस्सा रहे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब वो आए तो उसके बाद वो चेम्बर्स में गए, तो जहाँ से वो आसदारी के साथ निकले, जो है ना, खबर सारी उसमें थी कि हंसते मुस्कुराते जब दोनों आए। क्योंकि उससे पहले जो है ना, यहाँ पे एक गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटजी चल रही है कि नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल डिफरेंट रवैया रखा हुआ था कि आसिफ जरदारी साहब ने पहले कोई इतने वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे मिलने जुलने में, जब नवाज शरीफ साहब पे बीत रही थी। अब उनको डर पड़ा हुआ है कि ये ओमनी ग्रुप का और बाकी जो मसाइल हैं कि इस बात का इम्कान है कि वो उनकी अपनी गिरफ्तारी ना हो जाए, तो उनकी ज़रूरत है कि ये अपोजिशन के साथ इत्तेहाद किया जाए और मिला जाए। तो उन्होंने बग़ैर चेक किए कि वो नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, तो उन्होंने ये APC वाला उनको कर दिया। तो जो ख़बरें छपी हैं उसके मुताबिक जो है नवाज शरीफ साहब ने ये रिपोर्ट हुई हैं जो चीज़ें, कि कहा है कि जनाब जब मैं और मेरी बेटी जेल में थी उस वक्त किसी को APC का ख्याल नहीं आया था। तो ज़ाहिर है फजलुर रहमान साहब वो अपनी एक रेलेवेंस बना रहे हैं, क्योंकि वो अब रिडेंडेंट हो गए हैं, 30 साल में पहली दफ़ा असम्बली से बाहर हैं, तो उन्होंने एक अपनी वैल्यू बनाने के लिए APC या कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो उसमें उनकी तरफ से तो ना हो गई थी नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने कहा जी APC में ठीक है, आप ये कहने पर एक डेलीगेशन भेज देंगे, मगर वो अभी तक ये शनीति कि मैं नहीं आऊँगा। तो APC तो वर्चुअली ख़त्म हो गई। उधर पीपल्स पार्टी को भी कहना पड़ा कि आसिफ जरदारी साहब नहीं आएंगे, तो वो सेकंड टियर के जो है पॉलिटिशियंस मिल लेंगे आपस में, तो वो जो उसकी वजह से गुब्बारा जो APC का था ना उसमें हवा तो निकल चुकी थी, मगर वो जो बिल्कुल ही एक दरार पड़ गई थी पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, इस तरह के बयान APC के बाद दोनों लीडर्स के अटेंड ना करने के फैसले के बाद,
तो शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा उस पर ना एक मरन लगाई है कि वो इकट्ठे जब निकले हैं तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि जनाब इतनी भी दरार नहीं है, आपस में सुलह हो सकती है। तो वो एक थोड़ा सा ये एक सियासत थोड़ी सी चल रही थी। उसके पीछे जो हाउस के अंदर जो है आज जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहस रही वो पानी के मसले पे थी। पाकिस्तान का एक हमारा एक राब है कि बिजली का मसला जब तक नाक तक नहीं आ गया, 10-20 साल तक, जब 18 घंटे पे लोड शेडिंग चली गई तो फिर एकदम एहसास हुआ कि जनाब ये इमरजेंसी बन गई है। तो उस वक्त चीखें निकली और एकदम पूरा मुल्क फिर जो है ना लोड शेडिंग पे चल पड़ा। पानी का मसला भी 10-20-30 साल से दुनिया के तमाम बड़े इदारे रिपोर्ट दे रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो कह रहे हैं कि हम पानी की एक स्केर्स कंट्री है, हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। बल्कि दुनिया के जो टॉप के 3 मुल्क हैं, हम तीसरे नंबर पे दुनिया में आते हैं जहाँ पानी की कमी होने जा रही है। और ये अब से नहीं, कई सालों से कहा जा रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां शोर मचा रही थी, कराची के लोग बहुत शोर MNA मचा रहे थे। कराची में एक तब्दीली ये आई है कि पहले कराची की सारी जो ठेकेदारी थी ना वो MQM के पास थी, तो अब PTI की जो लॉट वहाँ से आई है वो बड़ी आर्टिकुलेट है और बड़े उनके ख़वातीन और मर्द जो MNA आए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़ी वो कराची की बात करते हैं। पानी के हवाले से जो है ना उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि जनाब पानी में कराची का मसला नहीं, पानी तो सभी को मिल रहा है, प्रॉब्लम है वहाँ करप्शन की कि वो जो हाइड्रेंट्स हैं वो बेचे जा रहे हैं और लोग टैंकर खरीदते हैं, वो करप्शन के हैं। तो जो हमारे पीपल्स पार्टी के MNA हैं वो आजकल उन्होंने एक नया सिंध कार्ड शुरू किया। आसिफ जरदारी साहब ने जो ये बात की है ना 18वीं तरमीम के हवाले से भी कि ये मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे, ये 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये एक वो है कि उनको नज़र आ रहा है कि जब ये मेरे गिर्द हालात तंग हो रहे हैं ना, और ऐसे मौक़ों पे अक्सर जो है ना फिर ये सिंध कार्ड खेला जाता है कि एकदम से पहले वो खुद क्रेडिट लेते थे कि ड्यामर भाषा का जो है ना क्रेडिट हमने ये शुरू करवाया था और हमने पैसे लोकेट किए थे। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सारे ही डैम, कालाबाग की सिर्फ मसला नहीं है, ये सारे ही डैम्स का मसला है हमें। तो वो पानी का मसला अगेन हल होते होते जो है ना वो कंट्रोवर्सी पोलिटिसाइज्ड हो गया कि आज वो उसके अंदर ये नहीं था हो रहा कि कंसेंसस की बातें हो रही हैं। वो लाहौर वाले अपना रोना रो रहे थे, इस्लामाबाद वाले अपने, कराची वाले अपने, तो वो कोई कंसेंसस नहीं हो रहा था। बहस पे बहस हो रही थी और उसके अंदर सियासत नज़र आ रही थी। पर कम अज़ कम ये ज़रूर है कि ये एहसास आज कम अज़ कम ये है कि ये इशू क्योंकि बहुत बड़ा है तो इस पर बहस हो जाना ही बड़ा है। और मेरा आज ये कहा गया कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक ज़्यादा डिटेल्ड बहस होगी। एंड ये लुकिंग बहस पॉलिटिक्स में NRO से मुतालिक भी बहुत ज्यादा हो रही है। नवाज शरीफ साहब ने भी खुद से कह दिया अब जुर्रत कर दें खान साहब और NRO के लिए जिन्होंने मांगा है वो बता दें उसका नाम। मैं उस पर बात करते हैं। आमिर ने जिस नुक्ते पे बात ख़त्म की है ना बड़ी अहम है कि अभी बहस होनी बाकी है। मतलब पानी के मसले पे वो कहते हैं अभी बहस होनी बाकी है। इस वीकेंड पे मैं ज़रा इधर गया था लाहौर वगैरह, GT रोड से मुझे ट्रैवल करना पड़ गया। तो मैंने यहाँ पे अगर जो ना चीज़ें देखी हैं, 2 दरिया गुजरते हैं दरमियान में से, मुझे तो दरियाओं में पानी नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। वो जो आपके रिवायती दरिया थे, हमारी साइड पे भी थे, साउथ में भी थे, सेंटर यहाँ नॉर्थ सारा आते थे। एक दौर होता था कि आपको लगता जब तक फ्लड ना आए तो यहाँ पानी नज़र नहीं है। सुतलेज यहाँ पे पूरा का पूरा सूख गया, ये भावलपुर डेजर्ट बनता जा रहा है सारा। सुतलेज कितना बड़ा उसमें था, अब आप जाएं तो आपको पानी नहीं है। वहाँ पे लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए या वहाँ पे उन्होंने खुदाएं शुरू कर दी हैं। और अभी बहस हमारी पार्लियामेंट में होनी है। आज सिर्फ कॉल अटेंशन नोटिस मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इनकी सीरियसनेस देखें हमारी पार्लियामेंट की कि फॉर गॉड सेक हम इतनी बड़ी उसमें डिजास्टर में खड़े हुए हैं, डैम्स की हमें ज़रूरत है। आपने फिर अभी नुक्ते निकालने हैं, आपने फिर बैठ के अभी बहस करनी, अभी फिर आपने अपनी उनको कंस्टिट्यूंसीज को बताना है कि फलां डैम बनने को तो हमें इससे बड़ा नुकसान होगा। नवाब यूसुफ तालपुर साहब आपको पता है बड़े दोस्त हैं हमारे। तो एक दिन उनसे बात हो रही थी इसी मसले पे। मैंने कहा फॉर गॉड सेक नवाब साहब, आप जैसे जो समझदार लोग हैं जिनकी इज्जत है, हमारे जैसे लोग बड़ी आपकी इज्जत करते हैं और बड़े लोग करते हैं, आप लोगों को कहीं तो ब्रिज करना चाहिए। ये डैम्स का कोई बैठ के कोई हल निकालें। मैं कि हमारी साइड पे जो फ्लड खड़ा अभी भी खड़ा हुआ है मेरे साहब, जब मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आप जो हजारों एकड़ पे उन्होंने तबाही फेरी हुई पूरे बेट के इलाके में। तो मैं कि नवाब साहब चलें कोई पाइपलाइन में कि आपको लेके देते हैं, कोई जैसे गैस पाइपलाइन, एक पाइपलाइन में कि यहाँ से लइये से निकालें सीधी में कि निकले वहां सिंध में जहां पानी नहीं है। तो खैर उससे आर्गूमेंट से थोड़े से उन्हें बात तो समझ आई, नवाब साहब समझदार है। अब ये कहते हैं कि अब आपने एक और बम मारा आज,
नहीं, वो आपने कहा सियासत जनाब हो अभी रही है, बहस वो होनी जो है है ना वो उन्होंने नहीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने, मैंने कहा ना पहले वो क्रेडिट लेते थे कि ये जो डैमर भाषा का हमने ये इसके ऊपर एलोकेशन की, हमने ये इस पे वो किया। अब वो कहना शुरू हो गया कि हमें सारे ही रिजर्वाइज पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो सिंध का पानी जो जितना ज़्यादा ये रोक सकेंगे, और वो 1991 का अकॉर्ड का आज भी नफीसा शाह कह रही थी और शाजिया मरी वो ठीक था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, वो एक बिल्कुल डिफरेंट इशू है। पर बात ये है कि आप 3 महीने में जितना पानी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में पानी ज़ाया होता है, बाकी सारे 9 महीनों में पानी होता नहीं है, तो इस पर कोई बहस नहीं है। मगर वहाँ पे बहस वो आज नजर आता है पॉलिटिक्स हो रही है, सारी पार्टियां उस पर कंसेंसस करने की बजाय वो अपनी अपनी सियासत खेल रही थी, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सियासत कार्ड का ही क्लास भी अब तक नतीजा निकल रहा है कि हम अपना पानी जखीरा नहीं कर रहे, हमारी जमीनें जो हैं वो खुश्क होती जा रही हैं। वो खैर अब उस पे क्योंकि इनको मसाइल वो नहीं है, बेसिक इशू जो मैंने बताए हैं। इधर आप बैठे ना 4 दिन में, या MNAs हमारे भाई मले जो इनको लिया की तरफ मुजफ्फरगढ़, इनको बिठाओ ना जरा बंद पे धूप में बच्चों के साथ कि जरा रहें, खाना भी पकाएं और वहाँ पानी को देख के अपनी ज़मीनें तबाही देख के ना उनको रोता भी देखें फिर कि हमारी आंखों के सामने ये चीज़ें तबाह हो गई। ये फिर इन्हें समझ आएगी इन बातों की कि सिंध के उसको फार्मर्स को भी पानी की ज़रूरत है, फ्लड के पानी की ज़रूरत नहीं है उसको। फ्लड का पानी है तो चला गया, वो जैसे हमारे यहाँ खड़ा हुआ है अब तक आगे नहीं गया। तो आप भी थोड़ा सा कोई मैकेनिज्म बना लें। आप लोगों को इसलिए पार्लियामेंट भेजा जाता है कि वो कहते हैं 91 का जो आपका कार्ड उस पर अमल नहीं हो रहा, उस पर उसकी वजह क्या है? कोई नहर निकाल ली थी इन्होंने दरमियान में, जो उनको एतराज़ात है सिंध वालों को। आप मुझे समझाएं, अगर वहाँ पे उसमें बैठते हैं आप भी हुकूमत, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है, MQ में रही है, नवाज लीग रही है, अब ये आ गए हैं या तहरीक इंसाफ आ गई है, आप लोग बैठ के कोई अपनी इसमें मतलब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसमें बैठ के पानी का शेयर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप सब? उसके अंदर पिछले साल वो आपको बताइए वो वाटर पॉलिसीज कंसेंसस के साथ बन चुकी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी रही है इस साल बने। अब वो जो है ना थोड़ा सा मुझे विड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हैं उन चीजों से जो कि सबके अप्रूवल के साथ बनी हुई है। वो इसको वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वेपन, क्योंकि जरदारी साहब जो आपने कहा ना वो फंस गए हैं, वो उनकी उसमें आगे जान फंस गई है, वो न स्कैंडल में, ओमनी ग्रुप में। अब और रोज़ बरोज़ उस पर नई चीज़ें आ रही हैं। अब तो खुद कह चुके हैं कि जी मैं जेल चला गया तो नई बात नहीं हो कि मेरे फॉलोअर्स अपना दिल ना हारना, वो तो खुद ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। उनके पास क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान की हुकूमत को अपने कार्नर करना है, थोड़ा सा दबाना है, तो उन इशू पे जहाँ पे दबाएं जहाँ पे अब आपको सिंध में सपोर्ट मिलेगी इस मसले पे कि जरदारी साहब ओमनी ग्रुप की वजह से नहीं गए, ये पानी की वजह से हो रहा है। देखा 18वीं तरमीम, मैं हंस रहा था कि ये जो शोशा छेड़ा गया कि 18वीं तरमीम को खत्म किया जा रहा है। ये हुकूमत बेचारी बड़ी तंके, इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ उनकी सिंपल मेजॉरिटी बन रही है, वो 18वीं तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी कहाँ से आनी है? ये बहस छिड़ी क्यों है? नंबर्स देखें तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि यहाँ पे कि आईनी तरमीम की यहाँ पे गुंजाइश है जब तक कंसेंसस ना हो। खुसरो बुख्तियार साहब की पार्लियामेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने आज बात की है। मुझे मिले थे वैसे खुसरो बुख्तियार साहब जो है ना, तो उन्होंने शिकायत की आपकी। अच्छा, ये तो बड़े अच्छे बने रहते हैं क्लास। बस देखे ना वो हमारे तो उन्होंने मुझे तो नहीं की शिकायत, खैर मुझे भी थोड़ी सी की उन्होंने उस पर, लेकिन आमिर साहब की ज्यादा की उन्होंने। ज्यादा से मुराद की उस तरह ज्यादा नहीं थी, वैसे उन्होंने अपना उनकी अच्छी तकरीर थी। उन्होंने जो है एहसन इकबाल को पिन डाउन किया। पहले जरा उनकी शिकायत सुन ले फिर तारीफ कर लीजिए। उन्होंने ये कहा जनाब कि आप हर दफा जो है ना मुझे जो है ना वो लोटा कहते, मैं मैंने तो नहीं कहा, आमिर साहब कहते। मैं फौरन साइड पे हो गया पतली गली से, मैं आमिर साहब अच्छे बने ना आजकल। थ्रू आउट उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, लोटा की आवाजें पूरे पार्लियामेंट में लग रही थी। इसी पे उन्होंने कहा, मैं नहीं कहता, वो पोजीशन वाले कहते हैं। इसी पे मैंने कहा। उन्होंने फिर आके एक्सप्लेनेशन दी अपनी, तो मैंने उनसे पूछा, मैं जी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं शो में? जी बिल्कुल दें, या कम से कम आपको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने कोई इलेक्शन आज तक शेयर के मैं टिकट पे नहीं लड़ा। तो मैंने फौरन उनको आके करेक्ट किया, मैं सर शेयर के टिकट पे लड़ा नहीं है, शेयर को 2 दफा वोट आपने वजीर आजम को जरूर डाला है। आपने पहले नवाज शरीफ साहब को डाला और फिर आपने शाहिद खकान अब्बासी साहब को डाला, और वजारतें भी नहीं मिली आपको। मैंने कहा आधा सच है, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं। अच्छा, मैंने खुद उनको कहा रूलिंग पार्टी ज्वाइन कर लेना, 4 दफा किया भी यही। मैंने ये कहा, तो खैर उन्होंने ये कहा जी मुझे वजारत दे रहे थे नवाज शरीफ साहब, मैंने नहीं ली, उस अवैस लगारी ने ले ली। ये कम से कम ये उनका बकौल था कि मैंने उनसे वोट के बदले कोई वजारत नहीं ली, ये उनका कहना था। ये मेरे लिए मानना मुश्किल है कि इनको ऑफर हुई और इन्होंने इनकार कर दिया। मेरे लिए जरा हजम करना मुश्किल है। ये मैं चेक कर लूंगा, कल जो है पूछ लूंगा 2-1 बंदों से। ये मुश्किल लगता है। 5 मिनट टू ब्रेक, क्लास ऑफ नवाज शरीफ साहब की तरफ बढ़ जाते हैं। लॉबिंग कर रहे थे पूरे थ्रू आउट 5 साल, तो जोर लगाते रहे कि मुझे किसी तरीके से किसी जगह पे एडजस्ट कर लें। तो उनका एक सबसे बड़ा गुस्सा ये था कि वैसे को मिल सकती एग्जैक्टली, तो मुझे क्यों नहीं। अच्छा, बहरहाल अब वो कमिंग टू क्वेश्चन जो आपने किया था नवाज शरीफ साहब वाला, जो वो बड़ा अहम था। अब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का खेल जो है ना पार्लियामेंट में खेला जा रहा है।
एक साइड पे कभी अगर वहाँ पे और इनकी आपस में जो लड़ाइयाँ थी, अब वो इनसे ब्रिज नहीं हो पा रही अपोजिशन से, और जिसका फायदा साफ ज़रा पार्लियामेंट उसमें इमरान खान को हो रहा है सारे का सारा। होना भी चाहिए कि ऑफ कोर्स अगर आपकी अपोजिशन अगर आगे इकट्ठी नहीं हो पा रही तो हुकूमत जो है वो तो फ़ायदा उठाएगी। वो क्या ये जरदारी साहब ने अपने अपने पत्ते ना पहले संभाल के रखे हुए थे। उनका ख्याल था कि मैं कहीं ना कहीं कोई वाया भटिंडा मेरा रास्ता निकल आएगा तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके ना ओमनी ग्रुप वाले स्कैंडल से, सुप्रीम कोर्ट से, या मैं इस पे जो FIFA अकाउंट का स्कैंडल में बच जाऊंगा। लिहाजा आपको याद होगा कि जब वहाँ इलेक्शन का दिन था, आप भी बैठे हुए थे, मैं भी था, बाकी सारे दोस्त थे। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको उस दिन की जिस दिन यहाँ पे ये वजीर आजम का और स्पीकर का इलेक्शन होना था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब चालाकी की अपने थे, इन्होंने बड़ी चालाकी की। अब ये दोनों उस वक्त तक इकट्ठे थे जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ था। उसमें क्या किया इन्होंने, खुर्शीद शाह को तो वोट डलवा दिया इन्होंने नवाज लीग के। इनका ख्याल था कि शायद पार्टी के अंदर से बगावत हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये स्मेल भी कर रहे थे कि शायद कि सीक्रेट वोटिंग है, मे भी कोई जरदारी साहब ने कंपनी दरमियान में से करिश्मा दिखाएं, कोई वोट आके दाएं बाएं हो जाए। जैसे आपको याद होगा फ़खर इमाम के केस में हुआ था, उसमें 80s में हुआ था। उन्होंने आके जनरल जा के दौर में स्पीकर साहब जो हैं वो अपोजिशन के बन गए थे। वो जब नहीं हुआ, उनका स्पीकर नहीं बना, तो इसके बाद इन्होंने क्या काम किया सर, इन्होंने छुरी मारी शहबाज शरीफ को। जब शहबाज शरीफ का उनका इलेक्शन का टाइम आया, इन्होंने उनको वोट नहीं डाला है ये वजीर आजम का। उस वक्त तक जरदारी साहब अपनी होप्स उन्होंने अलाइव रखी हुई थी कि नहीं कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा, चलें एस्टेब्लिशमेंट खुश हो जाएगी कि हमने जनाब आपके वजीर आजम उस शहबाज शरीफ का वोट नहीं डाला। अब क्या हुआ है सर, अब आके इकट्ठे हो गए दोनों, क्योंकि वो भी जेल जा पहुंचे हैं, ये बैठे हैं, अब जरदारी साहब की भी बारी लगने वाली बकौल उनके अपने। अब उसमें स्पेलर कौन है सर, विलन कौन है, वो नवाज शरीफ साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा जनाब आप लोग जो हैं दोनों जो हैं, अब गुट का आप ये खेल रहे हैं दोनों इकट्ठे मिलके, मैं जब जो बात आपने की है तो मुझे इसमें से क्या मिलने वाला है सर, कि मैं तो जेल से भी हो आया है। सो नवाज शरीफ की ये बात थी कि पूरा हाउस ऑफ शरीफ तो जेल से हो आया या जेल में बैठा है, तो जरदारी साहब की वो क्यों खेल खेलें और जरदारी साहब को बेल आउट क्यों करके दें जब जरदारी साहब के पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये तो पूरी की पूरी आपको पता है ये पॉलिटिक्स तो बड़े बेरहमाना खेल है। जरदारी साहब के पास इस वक्त इन शरीफ खानदान को देने के लिए कुछ नहीं है सर। हाँ, इनके पास कुछ था जब शहबाज शरीफ को वोट डलवाने थे, इन्होंने वो नहीं डलवाए थे। लिहाजा मुझे ये बात जो है ना, नवाज शरीफ साहब इतना जल्दी जो है ना, ये मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, जो असेसमेंट है वो मानने वाले नहीं है। चलिए इसी के साथ ब्रेक की जाने में बढ़ जाती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे एक तो ये आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि किस तरह से पंजाब में आला पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों की मुकम्मल डिटेल है हमारे पास, और इसके साथ साथ के कैसे एक वजीर शिकायत लगाता है और IG को तब्दील कर दिया जाता है। यहां पर भी उस्मान बुज़दार वाला केस दोहराया जा रहा है। ये केस था सुप्रीम कोर्ट में IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले के खिलाफ जो आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की क्या हम रिमार्क्स से मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। अब बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है, तो यहाँ पर भी आमिर साहब ये तो चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया कि उस्मान बुज़दार साहब वाला केस ही दोहराया जा रहा है। जुबानी कमाल पर अब गवर्नमेंट चल रही है हमारे मुल्क की। वैसे तो पाकिस्तान में ये स्टाइल ऑफ गवर्नेंस हमेशा ही रहा है, मगर ये जब PTI के से रिलेटेड कुछ होता है तो क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और इनका ख़ास मेन प्लान ये रहा था कि हम गवर्नेंस बड़ी अच्छी देंगे और ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करेंगे, ये इनका मेन वादा, सबसे बड़ा वादा ये रहा है। मगर ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उस्मान बुज़दार के वो रिजवान गोंदल से केस से लेके ये जो IG पंजाब का किस्सा, फिर वो चकवाल DC का और जो है DC DG खान का, और ये कुछ ना कुछ होता रहता है कि ये ना जिससे कि ये जो मैसेज देना था कि हम बड़ी अच्छी जनाब सियासी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं तबादलों के अंदर जो है, तो वो आज अगेन आजम स्वाति साहब साला ये एक तो वैसे गवर्नेंस का इशू नहीं है, एक इंसानी लेवल पे देख के बड़ा तकलीफ होती है कि एक 12 साला बच्चा और उसके अंदर एक अजीब, जिस तरह फिल्मों में होता है ना कि जागीरदार अपनी रियाया के साथ किस तरह का सलूक करता है, ये आजम स्वाति साहब का वही लगता है कि इनकी अगर वो फुटेज हो कि इनका जो वो फार्म हाउस है
वो पता चलता है किसी जागीरदार का है, बहुत बड़े किसी उसका वो किया हुआ है। और वो बेचारे जो लोग हैं वो बड़े गरीब लोग हैं कि वो एक अपनी जो बताई गई है उस बच्चे का इंटरव्यू हमारे पास मौजूद है, अगर इसकी ऑडियो प्रोड्यूसर साहब के पास आ जाए तो दिखा दें कि पता चल रहा है बच्चा अपनी कहानी बता रहा है कि जनाब उसके घर वाले जो है नमाज पढ़ने जुमे की गए हैं तो वो पीछे से उनकी गाय जो है उनके वो बाद में ये भी पता नहीं चलता कि घर में भी नहीं गई, शायद उनके एरिया में गई है, उन्होंने पकड़ के जो है ना उसको बांध लिया है, बच्चा जाके छुड़ा के लेके आया है। और उसके बाद से जो है जिस तरीके से वो हमारे पास वो उनके डायरेक्टर साहब ने अपना कार्ड लगा के जो है ना वो थाने वालों को भेजा हुआ है कि जनाब इसके ऊपर वो करें। तो अभी आजम स्वाति साहब के मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जनाब ये बड़ा जो है ना जुल्म हुआ, मेरे नौकरों पे ज़ख्मी किया गया, मारा पीटा गया। ये बड़े गरीब से लोग लग रहे हैं और वो बेचारे मजलूम से हैं और 5 उनके फैमिली मेंबर के, एक इस बच्चे 12 साल बच्चे को जेल, कोई कानून नहीं है, कोई इखलाकी पैमाना नहीं है जिससे 12 साल के बच्चे को आप थाने के अंदर जेल के अंदर बंद कर दें, हवालात में बंद करें, इसकी तो कोई जवाज़ ही नहीं है। फिर उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसके 5 अफराद को वो कर दें और फिर उसके बाद आजम स्वाति साहब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को मैसेज कर रहे हैं, वो इंटीरियर सेक्रेटरी को मैसेज कर रहे हैं। और ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया मेरे लिए तो वो खौफनाक था कि वहाँ पे इंटीरियर एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने, उन्होंने बल्कि मैं समझता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर की कोई इतना अच्छा इमेज नहीं छोड़ा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जब टेकअप किया तो उन्होंने ये कहा कि जनाब वजीर जो सेक्रेटरी दाखिला थे वो तो मुकर गए, उनका जी मुझे तो पूछा ही किसी ने नहीं। एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी को बुलाया गया, उनका जी मुझे वर्बल ऑर्डर्स आए थे प्राइम मिनिस्टर के, इमरान खान से, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने वर्बल ऑर्डर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा है और चीफ जस्टिस साहब ने उनको बहाल कर दिया और उन्होंने उस्मान बुजदार का हवाला दिया कि जनाब रिजवान गोंदल वाला भी जो मामला था और वहाँ भी जो IG रिमूव किया गया। मगर मेरी ज़रूर ये इस पर क्लास साहब बात करेंगे कि ये जो है, मगर मेरी चीफ जस्टिस साहब से ज़रूर एक अर्ज़ है कि वो आज कह रहे थे कि जनाब ये रिजवान गोंदल वाला मामला दोबारा हो रहा है और मैंने आगे चीफ मिनिस्टर को बुला लिया था। तो उस फैसले में फ़ैसला तो चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया था मगर उसमें रिलीफ नहीं दिया था। रिजवान गोंदल को पंजाब वालों ने इस्लामाबाद फेंक दिया कि आप इस्टेब्लिशमेंट चले जाएं और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वाले कहते हैं हमें तो खाती नहीं आया। सो अभी बात करेंगे पंजाब में जो है ना पूरे पंजाब की करनी हुई है, रिजवान गोंदल की ना हुई है ना ही होने का इम्कान है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी इतने दिन केस सुना मगर जो विक्टिम था जिसका साबित भी हो गया कि वो विक्टिम था उसको रिलीफ नहीं दिया। क्लास साहब से बात कर लें फिर बात करें। नहीं, आमिर साहब ने सही बात की। हमने उस दिन भी याद होगा कि हमने कहा था कि रिजवान गोंदल वाले केस पे चीफ जस्टिस साहब ने पिक किया, बड़ा उन्होंने मतलब दबाव फेस किया, बड़ा और ये मुश्किल केस था क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो सुनने को तैयार नहीं था कि इमरान खान साहब को आए हुए कुछ दिन ही हुए थे तो वो तो मानने को तैयार नहीं थे। सारे कहते थे पुलिस का कसूर होगा, एक इंक्वायरी, दूसरी इंक्वायरी, तीसरी इंक्वायरी में जाकर चीज़ें निकली। चीफ जस्टिस साहब ने जितना बहादुरी से डील किया इशू को, हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि कम अज़ कम जब वो मान रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, अब उसमें से एक चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि रिजवान गोंदल को इन्हें रीइंस्टेट कराना चाहिए था चीफ जस्टिस को। अब क्या हुआ यही वाला, मुझे भी ये खतरा फिर लग रहा है वही उसी तरह की अगर गोंदल साहब वाला केस होने फिर बात बढ़ जाएगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो फेडरल हुकूमत के जहन में एक चीज़ बिठा दी गई है, वो ये है कि जनाब के कोई अफसर आपको थोड़ी सी भी ना करता है ना उसको उड़ा दो। ये बाकायदा मैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बड़ी कंफर्म ये बात बता दी गई है कि जनाब कोई अफसर आपको किसी बात पे नो कहता है ना उसको जब तक नहीं उड़ाएंगे, उनको यहाँ सैक नहीं करेंगे, डिसमिस नहीं करेंगे, ना खौफ बनेगा। ये अब उनको किस बात पे कन्विंस किया गया है कि शहबाज शरीफ मॉडल, सर जी डरा के रखो इन्होंने, जो नहीं मानता उसको इबरत का निशान बना दो। उसका नुकसान पता क्या होगा, 2-4 लोग मैं नाम ले लेता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि उनका क्या उसके बाद होगा। अब इसी तरीके से इन्होंने बड़े अच्छे अफसरान ना इन्होंने लूज किए हैं, ज़ाय किए हैं। अहमद नवाज सुखेरा साहब मतलब चीफ सेक्रेटरी के लिए बेस्ट सूटेड मैन था, इंटरव्यूज हो गए, बातें हो गई, सुना है, उनका नोटिफिकेशन भी तैयार हो गया। आखिरी लम्हे पे उनको एक ऐसी डिमांड की गई कि फलां काम कर दें। वहाँ के सर मैंने अभी तो पेशा भुगती है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1.5 साल, और अहमद नवाज सुखेरा साहब को जनाब 1 सेकंड में उड़ा के मारा है उन्होंने। इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी से भी उड़ गए और पंजाब के चीफ उनकी चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट भी चली गई। रीज़न कि उन्होंने एक अदद वर्बल ऑर्डर मानने से इनकार किया उन्होंने। मैं आज भी उनको ट्रिब्यूट पेश कर दूं, बहुत कम लोग ऑनरेबल बच गए सर जिस माशरे में, 1-2 बच गए हैं,
चीफ सेक्रेटरी पंजाब की पोस्ट आपको मिल रही है, नोटिफिकेशन होने वाला है, कुछ उस लम्हे पहले आपको कहा जाए कि जनाब ये काम है, जाते हुए ना ये करते जाएं, वहाँ का सर ये मैंने कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट बुला लेगी। उन्होंने अपना कैरियर उन्होंने वो किया, दो पे लगाया ना। तो आप मुझे पता कौन नहीं चीफ सेक्रेटरी लगना चाहता पंजाब का एट ऑल कास्ट। नुकसान क्या होगा सर अगर आप इस तरह के लोगों को जो नो करेंगे, आपको बेहतर ये कि बुला के उनके साथ डिस्कशन की जाए। आईजी को बुला लेते कि सर क्यों आप इनकार कर रहे हैं, आप अहमद नवाज सुखैरे को पूछ लेते बुला के कि सर आप बताएं, आप तो अच्छे रीजनेबल अफसर हैं, आपको कहा जा रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई रीजन तो सुने उनकी। अब अफसर महाज वहां 6 महीने साल में चीफ सेक्रेटरी लगने के लिए वो सारी उम्र सुप्रीम कोर्ट में टूंगा रहे, जैसे अतौला कासमी के दौर में। अब क्या हुआ है, वही काम हुआ है ना, उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल को उन्होंने उसका एमडी का चार्ज दे दिया, पीटीवी का कर्नल हसन। ठीक है सर, वही काम करना था ना आपने, वो एक ऑनरेबल अफसर ने नहीं किया होगा। सर मेरा ख्याल है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में भुगत चुका, मैं तो नहीं कर सकता। सर इसका नुकसान पता क्या होगा, अल्टीमेटली द पावर दैट बी, जो बड़े लोग फैसले कर रहे हैं, फिर वही मॉडल आएगा जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ। अगर आपने सैनिटी नहीं रहने दी, अगर आपने अफसरान को नहीं पूछना बुला के कि आप मुझे क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों ये काम नहीं कर रहे, तो सर जी अल्टीमेटली यू विल बी द लूजर। ये सारे केसेस, हाँ बेनजीर भुट्टो साहब भी ये मुकदमे हुए, जरदारी साहब पे भी ये हुए, भुगत रहे हैं, और इसके बाद आपके सामने शहबाज शरीफ साहब भुगत रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेट इनकी मानते रहे हैं, लोग डर गए फवाद और ये चीमा साहब की उनके मिसालों के बाद। आपको थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए कि जनाब मुझे उसकी देना आर्गूमेंट्स दें, कोई लीगल ग्राउंड दें, कोई बिजनेस, किसी को जाती मुखाल। अब मुझे ये बताएं, एक या सेक्रेटरी को, कोई बेवकूफ सेक्रेटरी होगा कि वो आके वजीर आजम को इनकार करेगा, अनलेस उसके पास इतनी बड़ी रीजंस हैं कि वो कहते हैं मुझे पोस्टिंग नहीं चाहिए सर जी, मुझे ना बनाए चीफ सेक्रेटरी सर, ये काम मैं नहीं कर सकता। इट मींस कि वो आपको बचा रहा है, कल के लिए बचा रहा है। मुझे याद है एक छोटा सा वाक्य सुनने वालों के बाद लंबी हो गई, इस वाक्य के साथ ही ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे क्लास कि नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने मुझे सुनाया कि एक दफा मुझे ऑर्डर किया बेनजीर भुट्टो साहब ने कि जफर अल्ताफ साहब जो है ना इनको ओएसडी बना दें। कहते मैंने उनसे कहा, मैं एक दफा सुन तो लें जफर अल्ताफ को कि वो क्यों नहीं काम करना चाहता। खैर उनके कहने पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस वक्त तालपुर साहब, उन्होंने बुला लिया। जब बेनजीर भुट्टो को उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि मैडम मैं तो कर दूंगा, कल को आप फंसेंगी, वहाँ का नहीं ठीक है इसको रहने दें। सो इनकरेज करें अफसरान को कि आए मेरे पास, मुझे बताएं ये जो आपको ऑर्डर दिए गए क्यों नहीं कर रहे, आपने फायर करना है, बंदे निकालने हैं, ये चीज़ें करनी है, और बड़े आप हाई मॉरल ग्राउंड पे आए थे। आपके जो फॉलोअर्स हैं सबसे ज़्यादा आज वही डिप्रेस हैं। अब उन्हें वजाहतें देनी पड़ती हैं अपने क्रिटिक्स को। नवाज लीग आ जाइए ना, आज मरियम औरंगजेब साहब आज ताने दे रही थी, जिनके दौर में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी तबाह करके रख दी है कि वो कह रहे थे कि हम ठीक थे। तो खुद दे रहे हैं। थोड़ा सा मेरा ये ख्याल है कि आपको हाई मॉरल ग्राउंड जो लिए थे अफसरों को, अगर आपने जबानी ऑर्डर पे डिसमिस करना है ना, मैं फिर कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब की तरह ना आप लोग लूजर होंगे, वही मॉडल बनाने चले जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अभी जरा ब्रेक की जानी बढ़ जाती है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक तो ये मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से पंजाब में होने वाले आला पुलिस अफसरान के जो तकर्रर और तबादले हो रहे हैं उनकी डिटेल क्या है। मगर इसके साथ साथ दुबई लीक्स का इंकशाफ हुआ, 3 साल तक एफआईए सोई रही, मगर अचानक से इसकी क्या फुर्तियां हैं वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। एफआईए की फुर्तियों से मुतालिक तो यकीनी तौर पर बात होगी, मगर उससे पहले आमिर साहब जो आला पुलिस अफसरान के तकर्रर तबादले हुए हैं पंजाब से रिलेटेड, उसकी डिटेल आपके पास है, वो जी मैंने कहा जिस तरह के ये सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए ये था कि इनकी टीम क्या होती है, ब्यूरोक्रेटिक टीम खास तौर पे। और ये पहले दिन से इनके ऊपर ये सवाल पीटीआई के खिलाफ ये आते जा रहे हैं कि ये इनकी तकर्रियों के जो मशवरा साजी है उसके अंदर एक फ्लॉ नज़र आ रहा है, खराबी नज़र आ रही है। तो यहाँ इस्लामाबाद में अभी 22वें ग्रेड की आजकल में तकर्रियाँ होने की इतला है। सो हमारी सारी उस पर निगाह है कि वो कैसे करेंगे, कौन से लोगों को लाएंगे, उसका क्राइटेरियन क्या है, और आया वो कानूनी भी है कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बड़ी जजमेंट्स आई हुई हैं कि इस तरीके से करना है। जो कि फ्लाउट करते रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसकी खिलाफ वर्जी करती रही है नून लीग की गवर्नमेंट। तो इनका वो भी देखना है। मगर जो पहला इनका इंडिकेटर आया ना, वो पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पे पुलिस की जो है ना वो तबादले हुए हैं, तो उसके अंदर जो इनका मॉडल था कि केपी का मॉडल, जो कि बाद हमें सुनाया जाता था, एक मदीना मॉडल बताया जाता है और एक केपी का मॉडल बताया जाता है। तो केपी का मॉडल ये था कि वहाँ पे नासिर दुरानी साहब को जनाब कंप्लीट आज़ादी थी कि वो पॉलिटिशियंस नहीं पूछते थे कि जनाब आपने किसको किधर लगाना है।
तो यहाँ पे जो जिस तरीके से तकर्रियाँ तबादले हुए हैं, उसमें कमेटी बनाएगी, पैनल जिसने इंटरव्यू किया, उसमें चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब खुद बैठे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनके चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे और आईजी साहब थे। ये 5 लोगों का पैनल था जिसमें इंटरव्यूज किए गए। तो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आ गई, और वहाँ पे जो इतलाएँ आ रही हैं, जिस तरह का वो तकर्रियाँ हुई हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि आईजी साहब ने अपने बंदे लगाए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने लगाए हैं, कोई परवेज़ इलाही साहब के एडजस्ट किए गए हैं, उसमें सियासी आ रही है। एक जो मुझे उसमें पॉइंट आउट किया गया कि इनके जो चीफ मिनिस्टर के मामू हैं अमीर तैमूर बुज़दार, अच्छा, जो कि पहले लोधरा में थे, तो अभी जो है ना उनको पंजाब का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना बावलपुर, वहाँ के डीपीओ लगा दिया गया है। कोई बुराई नहीं है, बहरहाल उनके मामू होंगे, मगर वो रैंकर हैं 18वें ग्रेड के। वो बनता नहीं था उनका कि रैंकरों को रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सबको डिमोट किया है कि जनाब ये रैंकर्स की जो है ना इनकी डिमोशन कर दी हुई थी, तो मेरिट के ऊपर उनका बनता नहीं था कि उनको पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए। और वो क्योंकि उनके मामू हैं तो एक सवाल आ जाता है कि वहाँ पे कोई मेरिट हुआ है या नहीं हुआ। ये क्लास आप हंस रहे हैं इस पे, मेरी बात नहीं है, जवाब देंगे। मगर उसके अंदर जनरली ये वाला जो मॉडल था, और भी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ जगह पे सीनियर पोस्टों पे जूनियर अफसरान लगाए हुए हैं। जिस तरह की शिकायतें हमें नून लीग से रहती थी कि वो सियासी पनाहों पे और सिफारिशों के ऊपर जो है ना वो तैनाती की जाती थी, और लॉयल्टी देखी जाती थी, या इस तरह की चीज़ें देखी जाती थी। तो यहाँ भी आप ठीक है, आईजी 3 महीनों में 3 बदल दिए थे, तो खैर है, मगर जो भी आईजी साहब लगाए थे उनको नासिर दुरानी साहब वाली फिर ताकत भी देते ना, अपनी मर्जी देते, ताकि उनको हम अकाउंटेबल कर दे कि जनाब अच्छे लगे तो आपका अच्छाई है, बुरे हैं तो आपकी। अब हमें नहीं पता कि ये बुरी तकर्रियों के मुतालिक हम शिकायत किसकी करेंगे। मैं सुन रहा था लास्ट वीक पंजाब चीफ मिनिस्टर के तर्जुमान का एक बयान चल रहा है कि नहीं जी हमने इंटरव्यू नहीं किए, वो उनको चाय पे बुलाया गया है। मैं समझता हूँ वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने 3 बंदों से खुद कंफर्म किया जिनके इंटरव्यू है, उन्होंने नहीं जी चीफ मिनिस्टर साहब खुद मौजूद थे और ये उनकी निगरानी में ये इंटरव्यू हुए हैं। ठीक है, क्लास साहब अपने मुस्कुराने की वजह बता दें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब बंदा चीफ मिनिस्टर हो और अपने मामे को एक डीपीओ भी ना लगे, मामे साहब ये तो फिर बड़ी बड़ी बातें नहीं ना करनी थी कि हमें गुड गवर्नेंस लाएंगे, केपी मॉडल, मदीना मॉडल। ये क्या बात है, ये तो वही वाली बात है, आटा गूंदते हिलती वाला हिसाब है, शिवाश्री मॉडल हो गया ना। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा जनाब कि आपको आटा आपको गूंदने के लिए हिलना पड़ता है। वो कहते ना कि लोग इतराज करते हैं आटा गूंदते हिलते, तो हिलना पड़ता है सर जी। एक लगा लिया है वहाँ पे उन्होंने, मामू को लगा लिया। आपने कहा ना कि भावलपुर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, फेयर इनफ, लेकिन भावलपुर सबसे ज्यादा गरीब डिस्ट्रिक्ट है इस वक्त इस्लामाबाद में। आप एक काम कीजिएगा, गरीब चीफ मिनिस्टर, गरीब डीपीओ, आप एक काम कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट स्टेट थी उस पाकिस्तान ये बनने के वक्त, सबसे गुर्बत वहाँ पे है और सबसे ज्यादा बीमारियां भी वहीं पे हैं। वो हम स्टोरियां दे चुके हैं। आप एक काम कीजिएगा सर, आप आते जाते ना ये साइकिल वाले, आपको रेडी वाले जो मिले हैं ना इस्लामाबाद में, उनसे पूछिएगा कहाँ से हैं। आपको 70 से 80% बताएंगे ना जी हम वहाँ भावलपुर से, लोधरा से, उन इलाकों से हैं। सो वो बहुत बड़ा है, लेकिन गुर्बत में भी माशाल्लाह भावलपुर जो है ना वो बहुत बड़ा है। तो लिहाजा आर्गुमेंट ये है कि मामू वहाँ लगने ठीक थे, अब इसलिए मामू लगाएंगे, वो गरीब है बेचारे। बात ये है कि पहले भी तो डीपीओ आपने खुद कहा लोधरा में थे ना, आपने कहा ना लोधरा उस वक्त तो मामू नहीं थे ना, तो यही भी ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी लगाया था। अब होता ही है कि वो कहते हैं फेम एज ए प्राइस। अब क्योंकि वो एक वो ना चीफ मिनिस्टर है, लिहाजा उनका कोई भी रिलेटेड बंदा होगा उसको उन्होंने बैठ के कर देना है। और इसके बाद बुज़दार साहब ने वहाँ गांव में भी रहना है, घर भी रहना है, बिरादरियाँ कबायली तल्लुकात भी रखने हैं, तो सारी उम्र के लिए तो वो ये ताना बांध जाएगा, छोड़ें जी आप बन गए चीफ मिनिस्टर, मामू को आप पोस्टिंग। ये पोस्टिंग तो पहले भी ली है उन्होंने, नवाज लीग दौर में। शहबाज शरीफ का मॉडल था ना, ये तो नया मॉडल आ गया, पुराने पाकिस्तान वाली बातें ना करें। फिर आपको याद है उन्होंने क्या कहा, मुश्ताक सुखैरा साहब ने क्या कहा था कि पंजाब इज ए डिफरेंट बाल गेम, जो अल्फाज यूज किए थे पंजाब के बारे में हम तो कह भी नहीं सकते। आमिर साहब आप तो 2 हैं, मैं इसको मैं जल्दी से रैप अप कर दूं। एक तो स्टोरी ये अनवर बेग साहब की है सर। अनवर बेग साहब के नाम जो है ना, मेरा ख्याल उनके साथ बड़ी ज्यादती की है ये FIA ने, और एक उस जेंटलमैन आदमी है, उन्होंने हमेशा एक उस प्रिंसिपल उन्होंने पॉलिटिक्स की है। और मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि वो कितनी कोशिश करते हैं, अपने बच्चों पे कितना कंट्रोल रखते हैं कि आपकी किसी गलत हरकत की वजह से ना मेरे ऊपर कोई वो नहीं आनी चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पर पता है, आपको भी पता है कि बच्चों को भी अपने को टाइट करके रखते हैं कि कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको कोई नहीं जानता, वही वाली बात फेम एज ए प्राइस। अगरचे उनके बच्चे सारे जवान हैं माशाल्लाह सारे हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे अनवर बेग साहब का बेटा जी फलाने गलत कर दिया, फलाने सही कर दिया। अब क्या हुआ है सर, जो सारी उम्र बचते रहे हैं स्कैंडल से,
चीज़ों से बचते रहे कि मेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। उनको FIA ने जाके उनको मेरा ख्याल डिफेम किया है उन्होंने जा सुप्रीम कोर्ट में उस लिस्ट में नाम डाल दिए हैं जिनके नाम जो है ना कि उन्होंने दुबई में उनकी जदादें हैं। अब इंटरेस्टिंगली इन्होंने पूरी डिक्लेयर की हुई है अपनी जदाद जो है 2015-16 के इनके गोशवारे हैं। आपने इतनी जहमत नहीं की इस FIA ने, वैसे ये संभाले नहीं जाते FIA वाले आजकल कि आप उनसे चेक करवा लें, काउंटर चेक करवा लें कि जनाब चलो जो 8-10 नोन नेम है उनके तो करवा लें ना कि जिनकी खबर बन सकती है, जिनकी न्यूज़ सेंस है, वैल्यू है, वो नहीं की इन्होंने। अब अनवर बेग साहब का क्या है कि उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में एक तो ये है कि इनकी मिसेज के नाम पे जो ये फ्लैट है वो उनके वाले साहब उनकी मिसेज के वाले साहब ने गिफ्ट के तौर पर दिया था, लेकिन इवन दैन उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए जो उन्होंने किया। अब ये इन्होंने जाके वहाँ पे ये बताया है कि जनाब कि इनका नाम जो है ना उस लिस्ट में, उसके बाद ब्रेकिंग खबरें चलना शुरू हो गई। अब एक बंदा पूरा लीगल प्रोसेस पूरा कर चुका है, उन्होंने FIA को एफिडेविट भेजे, उन्होंने उनको वो सारी चीज़ें दिखाई जो गोशवारों में उन्होंने डिक्लेयर की हुई हैं, उसमें कोई रेगुलरिटी तो आप उनसे पूछ लें। उन्होंने नहीं कि उन्होंने कहा खबर बनने के लिए ज़रूरी है 8-10 तगड़े किस्म के बंदे, वैसे मिल जाने थे FIA को ज़रूरी। सबसे पहले लिस्टें हमने दी थी मगर हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की थी कि सबसे पूछ लिया था कि आपकी डिक्लेयर्ड है या नहीं है, जायदाद होने में कोई हर्ज नहीं है, डिक्लेयर्ड होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है उनको सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि जनाब आपका नाम लेके FIA का लोगों को डिफेम कर रही है, ये बदनाम कर रही है शरीफ लोगों। अब जो जिस एंग्जाइटी से अनवर बेग साहब जैसा सेंसिटिव आदमी अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट के बारे में, सेंसिटिव आदमी के साथ 2 दिन जो हशर होता रहा है ना सर, वो मैं उसका गवाह हूं कि सारे डॉक्यूमेंट्स उनके देखें, डिक्लेयर की हुई हैं, उनके यहाँ पे सारे एफिडेविट हैं, उनकी बेगम साहब को गिफ्ट मिला, सारी चीजें अटैच करके उन्होंने भेजी हैं। लेकिन FIA ने कहा है कि नहीं, ये तरीका है इस लिस्ट को कंट्रोवर्शियल करने का। आमिर साहब अब जिसने भी FIA में बैठ के हरकत की है कि जनाब के जो क्रेडिबल नाम है, जब कल को चीजें आएंगी इस लिस्ट से लोगों का ईमान उठ जाएगा। ये टिपिकल तरीका है सारे का सारा। एक तो ये था, मेरा ख्याल है FIA को ये सारी चीजें देख के अनवर बेग से इनको मदद करनी चाहिए और बेग साहब को एक और काम करना चाहिए, इनको पे ना केस करना चाहिए, इनको FIA वालों पे बिल्कुल करना चाहिए कि आपने उनको डिफेम किया है कि एक शरीफ आदमी के नाम पे आपने बैठ के उनको साबित कर दिया जनाब दुबई में इनकी जायदादें भी खुफिया जायदादें निकली आपकी। अब वो पिछले 4 दिन से उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, दामाद है, आगे ग्रैंड चिल्ड्रन है, इसके सोशल इंप्लीकेशन बहुत होती हैं सर। हमने भी किया, लोगों को बहुत सालों से राब्ते की हमारी टीम लगी रही पूरा महीना, जब 2015-16 में हमने ये किया सर। ठीक है, अब क्लास में हमारे पास लास्ट 3 मिनट्स है। अब जरा वज़ीर आज़म कंप्लेंट सेल के हवाले से खास तौर पे आपके पास कोई खबर है वो हमारे साथ सुन लें आमिर साहब, ये भी मजे की खबर है सर जी कि कंप्लेंट सेल खुला है सर, इमरान खान साहब ने जो खोला, मेरा ख्याल अच्छा स्टेप है। मुझे याद है जब उन्होंने बुलवाया था एक दफ़ा, उन्हें वज़ीर आज़म थे यहाँ पे ये राजा परवेज अशरफ साहब, तो जो उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे प्रपोजल मांगी थी कि 2-4 बताएं। खैर पहले भी सेल तो पहले भी होते हैं वहाँ पे, वज़ीर आज़म सेल, ग्रीवेंस उसके जो लोगों को शिकायत का सेल पहले भी होता था, वो इफेक्टिव नहीं होता, बात इफेक्टिव होने की। तो मैंने उस वक्त जो ज़बरदस्ती मुझसे तजवीज़ें ली थी, तो एक मैंने ये भी बताई थी, मैं सर लोगों को आप थोड़ी तजवीज़ें लिया करें, आम आदमी को फील होगा, प्राइम मिनिस्टर फील्स फॉर अस। अगेन इट्स अ गुड मतलब फैसला है। सवाल ये कि फॉलो अप क्या होगा इसका, वो इस पे क्वेश्चन मार्क हम देखेंगे। जो उनको सबसे पहले किया है आमिर साहब वो क्या है, ये इसकी FIA की तरफ से, FIA के एक यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सर जी, उनका नाम है रिजवान असलम। तो रिजवान असलम साहब ने अपने ही उन्होंने DG साहब बशीर मेमन साहब के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने ये कहा है बशीर मेमन साहब के, अगर इस पे कोई वर्जन को मेमन साहब देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दें सर। उस पर उन्होंने शिकायत की है उनके असिस्टेंट डायरेक्टर ने, जिसकी ये कापी वहाँ से मिली है। वो ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने मुझे 2000 यहाँ पे आके 2017 में इलीगली तौर पर मुझे इन्होंने सस्पेंड किया, जबकि मैं अपनी ये उस परफॉर्मिंग अगर ये ना वो है डिप्टी डायरेक्टर FIA क्राइम सर्कल क्वेटा। वो कहते हैं क्राइम सर्कल वहाँ क्वेटा में मैं वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर था और आके मेरे ऊपर उन्होंने चार्जेस लगे। हालांकि मैंने PSO के डिपो पर जाके मैंने छापा मारा था और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से रिकवर की थी। तो और मेरे ऊपर चार्जेस जो लगाए गए थे, शायद खकान अब्बासी साहब उससे नाखुश हुए थे कि FIA ने वहाँ क्वेटा में एक डिपो पे क्यों छापा मारा है। सो उन्होंने कहा जनाब कि उस इल्ज़ाम में मुझे 2017 से सस्पेंड रखा हुआ है। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, आप इंक्वायरी करवा लें, अगर मैं गलत निकला हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, जो सज़ा मुझे मिलनी है दीजिए, नहीं हूँ तो जनाब मुझे 1.5 साल से मुझे अब सस्पेंड रखा है। तो इमरान खान को मेरा ख्याल है या उन प्राइम मिनिस्टर साहब का जो उनका सेल है, ज़रा इसको देखना चाहिए कि एक डिप्टी डायरेक्टर ने अपने DG के खिलाफ बाकायदा लिख के
उन्होंने कंप्लेंट की। डीजी साहब कुछ कहना चाहते हैं? ही इज मोर देन वेलकम कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे वो बकौल शेख रशीद के कि ये दुल्हन बसने वाली नहीं लगती है। तो ये इस तरह के आइडियाज़ बड़े बड़े ग्रेट आते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में रह जाते हैं। यहाँ बड़े प्राइम मिनिस्टर ने खुलियाँ कचहरी लगाई और बड़ी डायरेक्ट एक्सेस दी है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अगर ये कर लें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे बड़े हुए हैं। मगर ये जो पहला जिस तरह का केस बताया है, अक्सर ब्यूरोक्रेसी खुद ही शूट डाउन कर देती है इस तरह के तमाम तजावीज़ को। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लें, वरना ये भी जो है ना फ्लॉप हो जाएगा। तो इसको इन्होंने इतनी अगर फैनफेयर के साथ अनाउंस किया है तो इंश्योर भी करें कि इम्प्लीमेंट भी हो और इसको सही तरीके से चलाया भी जा सके। इसको एक्टिव अगर किया है तो इसका फॉलोअप होना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।